नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नशीली दवाइयों का गढ़ बन रहा राजस्थान, जयपुर के बाद अब जोधपुर में 1 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद। बाइक सवार अपराधियों ने पिता पुत्र को मारी गोली। श्रमिक कानून में किए गए श्रमिक प्रावधानों के विरोध में किया गया धरना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान धीरे धीरे नशीली दवाइयों का गढ़ बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर के बाद अब जोधपुर में बुधवार को 1 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाइयां बरामद की गई है। जयपुर में एक दिन पहले मंगलवार को ही करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा से अधिक की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी गई थी। पंजाब के बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर और उसके पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में नशीली दवाइयों की खेप पकड़े जाना अब आम बात हो गई है। इन कार्रवाइयों से साफ है कि राजस्थान में नशा किस कदर अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहर के सरदारपुरा स्थित अमरदीप कॉम्प्लेक्स के पास में स्वास्थ्य केंद्र और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापा मारा। यहां से नशीली दवाइयों का जाखिरा जब्त किया गया है। इन टीमों ने यहां से प्रतिबंध ट्रोमाडोल, कोडिंग सिरप और गर्भपात की दवाइयों का बड़ा भंडार मिला है। और अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर को बानसूर के कांजीपुरा में शराब ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग व जानलेवा हमले करने के आरोपी रविंद्र कुमार गोलिया, मोहन, अंकित को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर पावटा से, जहां निकटवर्ती शाहपुरा थाना क्षेत्र में देवन तिराहे के समीप मंगलवार की शाम बाइक सवार 3 अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी पिता पुत्र को गोली मार दी। इस घटना में पिता के सिर के ऊपर से निकली गोली, जबकि पुत्र के पैर में गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अपराधी व्यापारी ने 5.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त ओम प्रकाश दीवान व अनिल के रूप में हुई है। घायल पिता पुत्र को राजकीय शाहपुर अस्पताल में गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा स्थानीय थाने को सूचित किया गया। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी राकेश मेजाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने शाहपुरा में अज्ञात हमलावरों को गोली से गंभीर रूप से घायल व्यापारी पिता पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल व अनिल अग्रवाल से एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों को उनके समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए। विधायक इंद्राज गुर्जर ने परिजनों को हमलावरों को शीघ्र पकड़ने का विश्वास दिलाया। व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कांसवा व शाहपुरा थाना प्रभारी राकेश को फोन कर हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक आलोक बेनीवाल व कांग्रेस नेता मनीष यादव भी साथ रहे। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं राजकुमार देवायुष ने इस घटना को लेकर कहा कि गोली मारने की घटना बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है कि अपराधियों में किसी भी प्रकार की कोई भय नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है और संवेद शांतिपूर्ण क्षेत्र की पहचान रखने वाले हमारे शाहपुरा में लगातार हो रही इस प्रकार की घटनाओं का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राव राजेंद्र और हम निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं बुधवार को शाहपुरा में मंगलवार शाम को हुए गोलीकांड एवं लूट के विरोध में सभी सामाजिक संस्था व्यापारी संगठन द्वारा शाहपुरा बंद के आह्वान के दौरान प्रशासन को चेताया गया कि सभी पार्टी सभी संगठन अपने समाज एक है। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उस व्यापारी के परिवार के साथ खड़े हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी जयपुर ग्रामीण ने दावा किया है कि लुटेरों को उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
और अब खबर जयपुर से, जहां विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रेटर वार्ड नंबर 29 से आम आदमी पार्टी पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद जावेद गौरी की जन संपर्क रैली का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय से लेकर पैदल चलकर हाथों में चुनाव चिन्ह गुब्बारा लेकर केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वार्ड का दौरा किया। वहीं हसन मंसूरी के नेतृत्व में मोहम्मद जावेद गौरी को फलों से तोला गया, वह माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और घर घर जाके सभी से वोट करने की अपील करी। वह सभी कॉलोनी वासियों का धन्यवाद दिया। तौफीक मंसूरी, नईम खान, रमज़ान खान, शानू अली, मोइन, आसिफ, शोएब, सोहिल, जैब, समीर, आमिर, फैजान, अंसारी खान, रिजवान, राजेश अन्य लोग उपस्थित रहे। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां शहर की जानी मानी सबसे बड़ी गौशाला श्री गौशाला में एक साथ 10 गौवंश मृत मिलने से गौ भक्तों में आक्रोश फैल गया। गौशाला में आज सुबह बुधवार को जब कुछ समाज सेवी नागरिक वहां पहुंचे तो इतनी संख्या में गौवंशों की मृत देखकर लोग अचंभित हो गए। मौके पर गौशाला प्रबंधक समिति सहित अन्य संस्थानों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सभी इतने पशु एक साथ मरने के कारण का पता नहीं चल सका। श्री गौशाला के अध्यक्ष ओम प्रकाश राठी ने बताया कि 5 दिन पहले से ही बीमार थे, जिनका इलाज जारी था। उनमें से 4 मर गए व एक अवचेतन अवस्था में है, परंतु अन्य 10 गौवंश का एक साथ मरना चिंताजनक है। मृत्यु गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, तभी वास्तविक की स्थिति की जानकारी सामने आएगी। इस विषय में हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव ने गौशाला अध्यक्ष ओम राठी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बात की हमें भी चिंता है कि स्वस्थ पशु अचानक एक साथ 10 गौवंश उनकी कैसे मृत्यु हो गई, यह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। मौके पर पहुंचे एडवोकेट श्रीकांत सारस्वत ने प्रबंध समिति पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए समस्त कार्यकारिणी को बदलने की मांग की। वहीं ओम प्रकाश सोमानी, गणेश, जितेंद्र शर्मा, मेघराज सोनी, डॉक्टर सुभाष शर्मा आदि ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ स्वस्थ गौवंश के मरने की चिंता जताई एवं प्रबंधन पर सवाल उठाया। सर, आज जो गौशाला के अंदर पशु जो मरे हैं, 10 पशु मरे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें सुबह सुबह जब गौशाला आए तो पता लगा कि अचानक ही 10-11 गोधन जो है वो मरे पड़े हैं। सारे एकदम स्वस्थ पशु है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक कैसे मर गए, हम तो खुद इस चीज़ में हतप्रभ हो रहे हैं। और इसीलिए हमने पशुपालन विभाग डायरेक्टर से बात की थी, तो उन्होंने छुट्टी पर होने का हवाला देकर उप निदेशक ये जो है हुक्मचंद जी डॉक्टर है उनसे बात कराई। मैंने उनको यही कहा कि आप यहाँ पर हमारे जो गोधन मरे हैं उसका पोस्टमार्टम करवाएं और हमें बताएं कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। हम ये जानना चाहते हैं और पूरा गौशाला परिवार इस घटना से दुखी है, क्योंकि अचानक से ये जो हादसा हुआ है ये हम सब के लिए, यानी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर आए हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ गोधन वहाँ से जा रहे हैं डारोडी के अंदर और पोस्टमार्टम कराया जाएगा इसका, ताकि किसी नतीजे पर पहुँचे भी इसकी मृत्यु का कारण क्या है। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश राठी, अध्यक्ष श्री गौशाला है। ऐसे करके आपको यहाँ कर 10 गौधे मरे हैं। अध्यक्ष ओम जी राठी से बात की थी, बुलाया अभी, तो वो कहा मौसम चेंज है इसलिए मर गए। तो हमने कहा कोई पोस्टमार्टम कराओ, तो पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं है, ये तो मौसम चेंज हो गया मर जाते हैं। 15 क्या 100 मर जाएंगे। अध्यक्ष जी पार बैठे हैं, बाहर के शहर के ग्राम लोग पूछ रहे हैं, आप भी पूछो। ये कमेटी को चेंज करना पड़ेगा, कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। जय गौ माता। और अब खबर झुंझुनू से, जहां आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर में सैकड़ों की संख्या में बीएलओ ने इकट्ठा होकर नारेबाजी कर बीएलओ को वन नेशन वन राशन स्कीम के आधार सीडिंग कार्य में लगाए जाने का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में बताया गया कि बीएलओ का कार्य सिर्फ चुनाव से संबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन बीएलओ से अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन योजना में आधार सीडिंग का कार्य करने के लिए सभी बीएलओ को आदेश दिए गए, लेकिन इसका हम विरोध करते हैं।
इस अवसर पर बीएलओ राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वन नेशन वन राशन योजना में बीएलओ को आधार सीडिंग के कार्य में लगाया गया, जबकि बीएलओ को चुनाव से संबंधित उनके कार्य में लगाना होता है, जिसके चलते आज सभी बीएलओ ने मिलकर जिला कलेक्टर को इसके विरोध में ज्ञापन दिया। यदि शीघ्र इस सुनवाई नहीं होती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीएलओ हितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर भी बीएलओ को अनेक कार्य करने होते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में कोरोना के चलते बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकारी टीचरों को इस काम में लगाया जा सकता है। बीएलओ ने जिला कलेक्टर के बाहर आकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और आगामी रणनीति पर विचार भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में बीएलओ गण उपस्थित रहे। नेशन राशन कार्ड वाला जो काम करवाया जा रहा है, ये काम स्कूलों में फिलहाल कोरोना काल में बच्चे तो आ नहीं रहे, स्कूल में सभी टीचर्स लोग आ रहे हैं, काम वो कुछ है नहीं उनके पास फिलहाल। कोरोना काल में उनको पूरा वेतन मिल रहा है, क्यों ना सरकार उनसे ये काम करवाया जाए। काम का सदुपयोग हो जाएगा, पैसों का सदुपयोग हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा सरकार का। उसकी तरफ तो ध्यान देती नहीं है। ये जो बीएलओ लगा रखे हैं इनके पास 1000 तरह के काम है। चुनाव आए हुए हैं, वो नाम जोड़ेंगे, एक नाम हटाएंगे, एक बुथ की व्यवस्था करेंगे, या राशन कार्ड में नाम जोड़ेंगे, क्या काम करेंगे? काम तो एक ही कर सकते हैं, एक ही काम कर सकता है सर, अलग अलग लगा रखा है। ये नाम क्या जी सर? मेरा नाम हितेंद्र है। हम सब बीएलओ यहीं लिए एकत्रित हुए हैं विरोध करने के लिए। वन राशन वन नेशन का जो एक योजना चल रही है सरकार में, उसने बीएलओ को जोड़ दिया कि बीएलओ इसी आधार सीडिंग करेगा। बीएलओ को काम सिर्फ चुनाव संबंधित है, तो हम चुनाव के अलावा जो भी कार्य है उसका विरोध करते हैं, नहीं करेंगे। इसके लिए हमने सरकार को कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन दिया है कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आंदोलन करेंगे। हम किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे। हम सब किसी प्रकार की अगर कार्रवाई है तो हम सब साथ रहेंगे। आपका नाम? राम सिंह नाम बता दिया कोई आप बीएलओ। तो वहीं झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ जिला झुंझुनू के तत्वाधान में आज जिला कलेक्टर के बाहर श्रमिक कानूनों में श्रमिक प्रावधानों के विरोध को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में पारित किए गए श्रमिक कानूनों में कई श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं, जिसमें यूनियन के पंजीकरण हेतु न्यूनतम 10% श्रमिक उस उद्योग में कार्य करते हैं या नहीं, इसको प्रमाणित करने की प्रक्रिया जटिल है। ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रबंधन पक्ष द्वारा 51% सदस्यता होने पर ही दी जाएगी। यूनियन का हड़ताल करने का अधिकार तो एक तरीके से समाप्त ही कर दिया गया है। जब किसी श्रमिक समस्या के निरंतर निस्तारण हेतु धरना हड़ताल के पूर्व में 14 दिन का नोटिस देना सभी उद्योगों में आवश्यक हो गया है। इन सभी मांगों के साथ में 21 सूत्रीय मांग पर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए दीनानाथ रूतला ने प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ ने बताया कि वर्तमान में पारित किए गए सभी कानूनों में जिन फैक्ट्रियों में 300 से अधिक संख्या तक श्रमिक कार्यरत है, वहां पर श्रमिक कानून लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा श्रमिक मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल में पहले एक जज होता था, अब उसके साथ ही एक प्रशासनिक अधिकारी भी लगा दिया गया है। यह ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकार इस पर निर्णय करेगी कि वह इसको लागू करेगा या नहीं। पहले एक कमेटी के एक जज होता था, वहीं अब अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपता था। वहीं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने भी मुख्यमंत्री के नाम धरना प्रदर्शन में शामिल होकर जिला कलेक्टर को श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह राठौर महामंत्री अजमेर डिस्कॉम ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम में विभिन्न नामों के निजीकरण या फिर ठेका प्रथा की जा रही है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। इसमें निगमों के अनावश्यक घाटा बढ़ रहा है। निगम में पर्याप्त तकनीकी कामगार उपलब्ध है। जो कार्य निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस दर पर किया जाता है, उसे दुगनी दर पर ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। विद्युत निगम का कार्य अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है, इसलिए कोविड-19 के दौरान मार्च 20 में स्थगित वेतन वापस दिलवाया जाए। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के अनेक कार्मिक उपस्थित रहे। आज भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में श्रम कानूनों के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी के संदर्भ में
राजस्थान सरकार भी है जो बिजली निगमों का टोटल निजीकरण कर रही है। उसके लिए अजमेर विद्युत वितरण सर्वेक्षण ने भी पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। हमारी मुख्य मांग है कि बिजली निगमों को जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको पूंजीपतियों के हाथों में औने पौने दामों पे नहीं बेचा जाए, और ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद भी विद्युत निगमों के अधिकतर काम है जो कि ठेके पे दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं उन ठेकों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, मजदूरों से काम लिया जाए, और जो यदि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो नए रोजगार के कर्मचारियों को रोजगार दिया जाए, ताकि जो स्टेट में जो रोजगार की समस्या है वो भी हल हो, और ये जो संपत्ति है इसका रक्षण हो सके। सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे विद्युत निगम में आज हर काम फाड़ निकाले काम ठेके पे, बिलिंग का काम ठेके, जिसकी आधी लागत थी वो ठेकेदारों को निगम प्रशासन लाभ के लिए दुगने दामों पे दे रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ठेके पर विभिन्न लाभों से जो विद्युत निगमों का निजीकरण किया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। नरेंद्र सिंह राठौड़, अजमेर डिस्कॉम महामंत्री, भारतीय श्रम कानूनों। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान पुलिस प्रशासन द्वारा जारी महिला अत्याचार व लैंगिक शोषण के खिलाफ आवाज अपनी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, यौन शोषण के खिलाफ कार्यक्रम में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को सूरतगढ़ सीईओ विद्या प्रकाश ने महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों व महिला अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया। इस मौके पर राजियासर थाने के सहायक उप निरीक्षक सज्जन सिंह व ग्राम पंचायत भोजेवाला के सरपंच सुमन गोदारा, ग्राम विकास अधिकारी सावित्री देवी, प्रतिनिधि सुरेंद्र गोदारा, इसके साथ ही स्कूल स्टाफ सहित पंचायत के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवाज़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी नोडल एजेंसी पुलिस है। इसमें हर गांव में समय निर्धारण है 11 से 12 बजे तक का, जिसके अंदर स्कूल या पंचायत भवन में जहां महिला शक्ति इकट्ठी हो जाएं, बच्चे इकट्ठे हो जाएं, उनको अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम इस भोजेवाले गाँव में आए हैं। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे जनता जल योजना पंप चालक समिति झुंझुनू के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को जनता जल योजना के कार्यरत पंप चालकों को पीएचईडी में समान योजित करने का स्थायी आदेश जारी करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि इस योजना में निर्मित पंप चालक 15 से 25 वर्षों से योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और इनको न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक का ही भुगतान किया जा रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही कम है। मुख्यमंत्री को घोषणा पत्र के वादे के अनुसार पंप चालकों को स्थायी करने की मांग की गई है। मैं जिलाध्यक्ष जनता जल योजना विजेंद्र सिंह इंडाड़ी। हम हमारी मांग को लेकर के आए कि 2017 में जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री महोदय ने अपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर जनता जल योजना के समस्त पंप चालकों का स्थायीकरण आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सरकार है वो नाकाम रही है और 2 साल से इनको जो झांसे दिए जा रहे हैं उसका खामियाजा तो पिछले लोकसभा चुनाव में वो भुगत चुकी है। और अगर ऐसा ही अगर होता रहा तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी इसका मुंह तोड़ जवाब इस सरकार को दिया जाएगा। आज यहाँ पर क्या है? आज हम ज्ञापन देने के लिए आए कि जनता जल योजना मजदूर संघ के सभी पंप चालक गण हैं और हमारी मांग को लेकर के आए कि हम जनता जल योजना से निर्मित झुंझुनू जिले के 433 पंप चालक हैं, जो पूरे राजस्थान में 5814 पंप चालक हैं, इनके सबका नियमितीकरण की मांग को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ठीक है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य सन विभाग की टीमों ने तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में खराब फीका मावा, खोपरा, बूरा और पिंड खजूर बरामद किए गए। टीमों ने इन्हें जब्त करके नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही इनको यहां पर रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
तहसीलदार दिनेश आचार्य ने कहा कि जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते द्वारा टीम ने आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में तीसरे दिन चौथी कार्यवाही की है, जिसमें हमने 2875 किलो खोपरा बूरा, 279 किलो फीका मावा और 90 किलो पिंड खजूर बरामद किए हैं। यहाँ सारा माल खराब हो चुका है और खाने योग्य नहीं रहा है। इसके कारण हमने इसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही इनको यहाँ पर रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज यहाँ पर क्रिस्टल आर कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया है। इस कोल्ड स्टोरेज पर अलग अलग व्यापारियों के करीब 300 किलो मावा जो कि सैंपल में फेल पाया गया है और 2800 किलोग्राम खोपरा बूरा जो कि एक्सपायरी डेट का मिला है और 90 किलोग्राम पिन खजूर वो भी एक्सपायरी डेट का पाया गया है। इन व्यापारियों को हमने यहाँ बुलवाया है और इसको जो एक्सपायरी डेट है उनको नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो सैंपलिंग हो रही है उनके खिलाफ नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे और अभी भी कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे सैंपलिंग हमें मिलेगी और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके तहत ही इनको नष्ट किया जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी, नियमानुसार इनके फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे संभागीय अध्यक्ष की सद्भावना यात्रा कार्यक्रम में प्रांत 3233 E2 के संभाग 10 के संभागीय अध्यक्ष लॉयन रामचंद्र बोरा की लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम गोल प्याऊ स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। अध्यक्ष लॉयन काबरा ने स्वागत उद्बोधन में के साथ ही क्लब में आगामी सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि लॉयन साथियों के लिए खुशी के साथ में गर्व की बात है कि अभी तक हुए सेवा कार्यों के आधार पर लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट प्रांत के समस्त 208 क्लब में सर्वोच्च स्थान पर चल रहा है। इस स्थान को वर्ष के अंत तक बरकरार रखने के लिए हमें पीड़ित मानव हितार्थ निरंतर और अधिक सेवा कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए सभी साथियों का सक्रिय योगदान जरूरी है। सचिव लॉयन आशीष जैन ने अब तक हुए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 के संकट में क्लब द्वारा निरंतर कार्य किए जाने के लिए कहा गया। हर जरूरतमंद नागरिक के लिए, आदमी के लिए या ऐसा व्यक्ति या ऐसा समूह जिसको उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कुचामन फोर्ट लॉयंस क्लब बखूबी काम कर रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। साथ ही आपने अपने सेवा कार्यों से जो प्रांत में छाप छोड़ी है या जो छाप बनाई। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आज सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम शहर छीजपाल सिंह, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, सीओ सिटी भंवर रंजीत सिंह के साथ में ही कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ट्रैफिक लाइट शुरू करने, नो व्हीकल जोन बनाने और गति सीमा तय करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 15 नवंबर को समीकरण दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज की बैठक में 15 दिवस के भीतर शहर में 5 जगहों पर ट्रैफिक लाइट से यातायात संचालन का निर्णय लिया गया है। शहर में सड़कों की ऑडिट करने और बाईपास हाईवे पर भी गति सीमा तय करने को लेकर भी चर्चा की गई है। गति सीमा को लेकर जल्द ही नोटिस निकाला जाएगा। बैठक में सभी विभागों को दिए गए लक्षणों को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवंबर की तीसरी रविवार को विश्व समीकरण दिवस घोषित किया गया है। यह दिवस 15 नवंबर को आयोजित होगा, जिस पर हमने सड़क दुर्घटना में मरने वालों को श्रद्धांजलि देकर सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों का भी सम्मान किया जाएगा। आज जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठक
का आज आयोजन जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता एसपी मैडम की आतिथ्य में और समस्त हितधारक विभागों की उपस्थिति में संपन्न हुई। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए समस्त हितधारक विभागों को जो लक्ष्य दिए गए उनके बारे में समीक्षाएं की गई। जिस तरह से शहर में ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट 5 जगहों पर पहले निर्णय लिया हुआ था लेकिन अभी तक नहीं लग पाई, तो उसकी समीक्षा करके निर्देश दिए गए जिला कलेक्टर महोदय ने कि 2 पर तो तुरंत लगाया जाए 7 दिन में, 15 दिन के अंदर 3 शेष बिंदुओं पर ट्रैफिक लाइट लगे। शहर में साइलेंस जोन, पार्किंग जोन, नो व्हीकल जोन, NH 79 जिस पर निर्माण कार्य चल रहा था उस पर उस गति सीमा को और कम करने का निर्णय लिया गया और ताकि उसकी अधिसूचना जारी की जाए। ऐसी उसके अलावा पूरे ज़िले की सड़कों की ऑडिट करने का और उसके ऑडिट के बाद में उनकी तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव लेकर उनके किसी एक से मॉडल स्ट्रेच को इम्प्लीमेंट करने का भी निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्मरण दिवस घोषित किया गया है हर नवंबर के तीसरे रविवार को। तो इस बार 15 तारीख को तीसरा रविवार आ रहा है नवंबर में, उस दिन सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हैं उनको सड़क के फरिश्ते के रूप में पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया गया। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।